आपके दरमियान में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी साहब तशरीफ फरमा है। ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आपके दरमियान में पूर्व सांसद शेर पूर्वांचल जनाब अतीक अहमद साहब जो गुजरात की जेल में बंद हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने 323, 504, 506 जैसे मुकदमों में जेल की सलाखों में रखा है। उस शेर पूर्वांचल की पत्नी जनाब शाइस्ता साहिबा हमारे बीच में तशरीफ फरमा है और शेर पूर्वांचल ने गुजरात की जेल से आपके नाम एक पैगाम भेजा है। उनकी पत्नी जनाब शाइस्ता साहिबा उस पैगाम को पढ़ करके आपको सुनाएंगी। बराए मेहरबानी आप खामोशी से उस पैगाम को सुनिएगा। नौजवानों, जनाब अतीक अहमद साहब का भेजा हुआ वो पैगाम हमारी भाभी जनाब शाइस्ता साहिबा उसे पढ़ करके सुनाएंगी। जनाब अतीक अहमद साहब के साहबजादे जनाब अली अहमद साहब भी हमारे बीच में तशरीफ फरमा है और मैं भाभी साहिबा से कहना चाहूँगा कि वो पैगाम को पढ़ना शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किठौर के बुजुर्गों, नौजवानों और दोस्तों, मेरी माओं और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। बुजुर्गों, मैं अतीक अहमदाबाद की जेल में हूँ। मेरा छोटा भाई अशरफ बरेली जेल में है। बड़ा बेटा उमर जो कि सिर्फ 23 साल का है, पढ़ाई कर रहा था, उसको भी फर्जी मुकदमे में फंसा दिया गया और इनाम रखकर उसको फरार घोषित कर दिया गया। मेरी बीवी एक घरेलू औरत है, सियासत नहीं जानती, मगर मजबूरी में अपना खत पढ़ने के लिए मैंने अपनी बीवी से कहा कि आप ही जाके मेरा खत पढ़ो। मैं अपनी बात कहूँ इससे पहले मुझे कुछ शिकायत है कि प्रचार के दौरान मेरी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत साहब से गांव में बदतमीजी की गई, उन्हें गालियां भी दी गईं और उनको अपनी बात कहने से भी मना कर दिया गया। यहाँ तक कि असलहे भी चमकाए गए। किठौर के नौजवानों, आप बहुत बहादुर हो और दिलेर भी हो, लेकिन क्या ये बहादुरी अपने भाइयों को दिखाना चाहिए जो आपके हक की बात कहने आए हों? उनकी बात सुनने की बजाय अपने दरवाज़ों से भगाना बात समझ में नहीं आती। हम सब कुछ मांगने नहीं आए हैं, बल्कि सिर्फ गफलत से जगाने और ये कहने आए हैं कि मुसलमानों अपना हक हिस्सा कब लोगे। शाहिद मंजूर भाई साहब मेरे बड़े दोस्त हैं। वो अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बने, लेकिन उनकी कलम में ताकत नहीं दी गई। उनका इस्तेमाल किया गया और कमज़ोर किया गया। हमारी कलम चल जाए तो मुसलमानों के दिन बदल जाए और उसके ऊपर कोई कलम न चल पाएगी। जहाँ तक हमारी पार्टी MIM की मुखालफत की बात है, अच्छी और सच्ची बात की मुखालफत बहुत होती है। तारीख गवाह है, इस्लाम की जितनी मुखालफत हुई, दुनिया में किसी मज़हब की मुखालफत नहीं हुई।
और थोड़े ही अरसे में इस्लाम दुनिया में छा गया। आज ओवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के जो मेहनत कर रहे हैं, कोई ओवैसी साहब को नेता बनने का बुखार नहीं है, बल्कि वो अपने जिम्मेदारी और फरीज़ा समझकर अंजाम दे रहे हैं। ओवैसी साहब की शख्सियत किसी बात की मोहताज नहीं है। वो बड़े बाप के बड़प्पन लिए हुए बड़े बेटे हैं। आप बैरिस्टर हैं, चाहते तो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते, बड़ा पैसा कमाते, सुकून से रहते। वो कौम के प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं। अपना चैन और अपनी नींद खोकर भी मुसलमानों को जगाने एक सच्चे ख्वाब की ताबीर के लिए लड़ रहे हैं। साथियों, बुजुर्गों, नौजवानों, आज़ादी के 70 साल बाद भी आज हिंदुस्तान के मुसलमानों की हालत ये है। दिल्ली में जाकर मजदूरी कर रहा है, टायर का पंचर जोड़ रहा है, टेंडर या पेंटर है। किठौर के लोगों, आपकी माली हालत तो कुछ अच्छी है, लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत बहुत ख़राब है। आपके पास ज़मीन है, कोल्ड स्टोरेज है, लेकिन सोचो पीढ़ियां आगे बढ़ेंगी, बच्चों के भी बच्चे होंगे, ज़मीनें छोटी पड़ जाएंगी, कोल्ड स्टोरेज में बहुत से हिस्से लग जाएंगे और तबाही बर्बादी के पीछे हमारे जैसे शाहिद भाई मंजूर जैसे मुनकाद भाई की तरह लोग जिम्मेदार हैं, जो मुसलमानों का वोट ले जाकर गैरों की झोली में डाल देते थे। वो मुख्यमंत्री बनते थे, उनकी कौम तरक्की करती थी और हमें लेमन चूस की तरह 2-4 मंत्री दे दिया करते थे, जिनके पास कोई ताकत नहीं होती थी। मुसलमानों की बर्बादी की वजह आज़ादी के बाद से हम धर्म निरपेक्षता का लबादा ओढ़े पार्टियों के पीछे चलते रहे और हमने अपना कोई रहबर, रहनुमा या कायद कभी नहीं चुना। हर बिरादरी, हर समाज ने अपना नेता चुन लिया और उनको राजा बना दिया। उन्होंने राज किया, लेकिन हिंदुस्तान में 35 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान और उत्तर प्रदेश में 22% से ज़्यादा मुसलमानों से पूछो कि तुम्हारा रहबर या नेता कौन है, हमारे पास कोई जवाब नहीं है। हम हिंदुस्तान में बिना रहबर के हैं। लोगों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर सफ़र में भी हो तो अपना एक अमीर चुन लो, लेकिन अफसोस हम 35 करोड़ मुसलमानों ने कोई अपना अमीर या रहबर कभी नहीं चुना। साथियों, बुजुर्गों और नौजवानों, कोई पार्टी नहीं चाहती कि मुसलमानों की पार्टी बने, इसलिए कि मुसलमानों की तादाद सबसे ज़्यादा है और हम वोट का समंदर हैं। जिस दिन हमारी पार्टी MIM के झंडे के नीचे हिंदुस्तान का मुसलमान इकट्ठा हो जाएगा, तो सारी पार्टियां नदी और नाले की तरह आके हमसे मिलेंगे। हम इंशाअल्लाह अपनी शर्त पर हुकूमत बनाएंगे। हमारे सदर ओवैसी साहब मुसलमानों का हक हिस्सा ले लेंगे। हम टिकट मांगने वाले नहीं, बल्कि टिकट देने वाले बन जाएंगे। हमको शक की नज़र से देखा जाता है, जबकि इतिहास गवाह है कि आज़ादी से लेके आज तक हमने अपने मुल्क से वफादारी की है। हमारे मज़हब में भी कहा गया है कि मुल्क के वफादार रहो, और इंशाअल्लाह यह मुल्क जिसको हमारे बाप दादा ने चुना है, बंटवारे के वक्त अपना ये मुल्क छोड़ के पाकिस्तान नहीं गए।
उस मुल्क पर कभी खतरा आया तो मुसलमान इंशाअल्लाह हमेशा आगे की लाइन में लड़ेगा। बात बहुत लंबी हो जाएगी। मैं अपने सदर से गुजारिश करता हूँ कि वक्त निकाल के मेरठ शहर में भी अपनी बात कहें और मैं भी बाकी बातें मेरठ शहर में इंशाअल्लाह करूँगा। किठौर के बहादुर बुजुर्गों और नौजवानों, मेरठ हम लोगों की अपील सुनने ज़रूर आइएगा। बस यह गांठ आप बांध लो कि आज नहीं तो कल आपको अपना सियासी अमीर चुनना ही है, जो कि अल्लाह का शुक्र है कि हमें नवाब बहादुर यार जंग मरहूम की तमाम सलाहियतों और खूबियों के आमीन जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो आज हिंदुस्तान की सियासत में अहम मुकाम हासिल कर चुके हैं, जो हमारी कौम को बेदार करने संवारने की हर मुमकिन कोशिश करते जा रहे हैं और वो हमारे मुल्क के नामवर फर्जिंद हैं। हालात ज़माना और कानून पर उनकी उंगलियों की गिरफ्त बहुत मजबूत और मुस्तहकम है। आज हमें अपनी कौम के ऐसे मुखलिस लीडर का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने जिस मेहनत और ज़ाफ़ेशानी से हमारे अंदर एतमाद की राह हमवार की है। अगर हम इस बात को नहीं समझे तो तारीख़ हमें फरामोश कर देगी। दोस्तों, नौजवानों, जेल बंद हो रही है। बाकी बातें इंशाअल्लाह मेरठ में कहूँगा, आप आइएगा ज़रूर। बुज़ुर्गों, मैं आपसे अपनी सेहत और जल्दी जेल से रिहाई की दुआ की दरख्वास्त करता हूँ। खुदा हाफिज़। आपका अतीक अहमद।